एक 24 साल की बच्ची सुबह सुबह अपने घर से अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए निकल जाती है और जब निकलती है तो शाम का टाइम हो जाता है। तो शाम के टाइम में जो होती है वह बच्ची लगभग जो 24 साल की होती है वह दोबारा उस दिन के बाद कभी ज़िंदगी में लौट के नहीं आती। घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ज़रा एक बार अपने मन से आप ध्यान से सोचिए कि अगर किसी के घर में कोई जवान बच्ची इस तरह गायब हो जाएगी तो घर वाले कितने परेशान हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे घर वाले इस घटना में हो जाते हैं। परिवार वाले पूरी तरह से अपनी बच्ची की तलाशी करते हैं काफ़ी जगह पर, लेकिन परिवार वाले जो होते हैं हताश हो जाते हैं कि हमारी बच्ची आखिर चली क्या गई। लेकिन जैसे ही 5 दिन के बाद जो होता है उनके कानों में एक चौंकाने वाली खबर पहुंचती है। वह खबर सुन के जो होते हैं परिवार वाले पूरे शाम से जा रहते हैं। शाम से जाने के बाद कुछ लोग सदमे में आ जाते हैं, लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद लोगों को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तरह से सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है भारत की राजधानी दिल्ली की और उसी का एक मालदा टाउन इलाका पड़ता है और उसी का जाना माना एक मोहल्ला पड़ता है राजपुरा गुड़ मंडी। वहीं के रहने वाले होते हैं संजीव चौहान। उनकी अपनी पत्नी होती है कविता। उनके टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटियां होती हैं और 1 बेटा होता है। सबसे बड़ी जो बेटी होती है वह होती है पायल और जो छोटी बेटी होती है आरजू, और जो सबसे छोटा बेटा होता है किसड़ा। आरजू होती है जिसकी उम्र होती है लगभग 24 साल के आसपास होता है। आरजू उस समय अपनी 3rd ईयर की यानी कि फाइनल की BA की पढ़ाई भी कर रही होती है। उसके जो पिता होते हैं संजीव चौहान अपनी बेटी आरजू को काफ़ी मानते थे, क्योंकि उस घर में सिर्फ आरजू बटी थी जो अभी तक शादी तक दहलीज पर पहुंची नहीं थी। लेकिन जो बड़ी बेटी होती है पायल और साथ में जो बेटा होता है किसड़ा, दोनों की शादी जो होते हैं संजीव किस तरह और कैसे न तैसे मेहनत करके दोनों की शादी तौर तरीके से करा भी देते हैं। कराने के बाद घर में बस वही एक बेटी बची है, जिस वजह से संजीव की आँखी की जो तारा होती है अब वह उस समय आरजू बन चुकी होती है। आरजू को काफ़ी जो होते हैं घर में मौज मस्तियाँ भी कराना शुरू कर देते हैं। आरजू अपने मन मुताबिक ज़िंदगी भी जीने लग जाती है। आरजू जो होती है अशोक नगर के ही लक्ष्मीबाई कॉलेज में जाकर मौके पर एडमिशन ले रखी थी, वहीं पर पढ़ाई कर रही थी। लेकिन उसका 3rd ईयर का भी उस समय पढ़ाई चल रहा होता है। हर दिन सुबह अगर 8:30 बजे के आसपास निकल जाती तो शाम तक ज़रूर 3 से 4 के बीच में ज़रूर वापस आ जाती। और उसका जो होता है हर दिन यही आरजू का जरिया भी होता है। तभी मैं बात कर रहा हूँ 2 फरवरी 2016 का दिन होता है। तो सुबह सुबह के टाइम में जो होती है आरजू अपनी माँ कविता से बोल के उस समय पढ़ाई के लिए निकल जाती है। और जब निकल जाती है तो शाम का टाइम हो जाता है लगभग 3 बजे का। तो उसी बीच देखती है उसकी जो माँ होती है कविता कि अभी तक हमारी बेटी आरजू वापस लौट के आई नहीं। और इस वजह से उसी समय कविता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। और इसी परेशानी के चलतन जो होता है तुरंत ही उसी समय अब संजीव चौहान को फ़ोन कर देती है। फ़ोन करने के उनको बताने लगती है कि आपकी बेटी अभी तक घर नहीं आई। अब संजीव चौहान जो होते उस समय काफ़ी हताश हो जाते, वह सोचने लग जाते कि हो सकता है बेटी जो है किसी सहेली के पास रुक गई हुई। लेकिन उनके दिल को तसल्ली तब भी नहीं होता है। ना होने की वजह से जो होता है संजीव चौहान उसी समय अपनी जो बेटी होती है आरजू के मोबाइल नंबर पर कॉल करते हैं। और जैसे कॉल करते उसी समय जो था आरजू का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बता देता है। अब जैसे यहाँ सुनते हैं, सुनने के बाद जो था संजीव के दिल को इतना धक्का लगता है कि काफ़ी ज़्यादा उसी समय परेशान हो जाते हैं। बार बार आरजू के मोबाइल नंबर पर कॉल करते हैं, लेकिन हर बार जो था मोबाइल नंबर उस समय स्विच ऑफ बता देता है। आरजू की जो माँ होती है कविता इस स्विच ऑफ की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हताश हो जाती है। संजीव चौहान उस समय कविता से कहने लग जाते कि हो सकता है तुम्हारी बेटी का मोबाइल जो था उस समय स्विच ऑफ हो गया हो, कभी चार्ज करके हमारे पास फ़ोन कर लेगी। लेकिन करते हैं, इंतज़ार भी करते हैं। 2 घंटे और बीत जाते हैं। शाम का 7 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है। संजीव चौहान को तुरंत ही उसी समय उनके मन में कुछ शंकाएं जो होता है गूंजना शुरू हो जाते हैं। वह सोचने लग जाते हैं कि बेटी जात के है, आखिर घर से कहाँ चली गई बिना बताएं। उसी समय संजीव शर्मा अब जो होते हैं आरजू की अपनी 2 खास सहेली होती हैं, उन्हीं के मोबाइल नंबर पर कॉल करते हैं। और जब कॉल करते वह सहेली जो होते हैं उस समय संजीव के सामने जो होता है मोबाइल पर काफ़ी चौंकाने वाली बात कह जाते हैं। वह कहने लग जाते हैं कि अंकल जी आज तो छुट्टी है, आज हम स्कूल कैसे जा सकते हैं। और जैसे यह बात जो होता है अब उस समय संजीव सुनते हैं तो काफ़ी दंग सा रह जाते कि आखिर हमारी बेटी कॉलेज कैसे गई, क्योंकि आज तो कॉलेज बंद था। और इसीलिए तुरंत ही अपनी पत्नी जो होती है कविता को साथ लेते हैं। साथ लेने के बाद अपने आस पड़ोस जितने लोग होते हैं उनके घर जाके आरजू के बारे में पूछताछ करते हैं। लेकिन वहाँ पर भी आरजू के आने के बारे में कोई सूचना नहीं मिलता।
संजीव चौहान इस वजह से काफ़ी ज़्यादा हताश हो जाते हैं और पड़ोसी जो होते हैं संजीव के साथ मिलकर जो होता है तलाशी पूरे गांव में कराते हैं लेकिन कहीं पर भी आरजू का पता नहीं चलता। काफ़ी ज़्यादा संजीव हताश हो जाते हैं। हताश होने के बाद तुरंत अपनी पत्नी कविता को लेते हैं। कविता को लेने के बाद मालदा टाउन के ही अपने नज़दीकी पुलिस थाने पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते वहां तुरंत ही अपनी बेटी जो होती है आरजू का गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। दर्ज करवाने के बाद वहाँ के थाना प्रभारी जो होते हैं संजीव चौहान से ही जो होता है आरजू का मोबाइल नंबर उस समय ले लेते हैं और साथ में फ़ोटो ले लेते हैं ताकि जल्द से जल्द आरजू का पता लगाया जा सके। और उनको जो होता मुकदमा दर्ज करने के बाद संजीव चौहान और साथ में उनकी पत्नी कविता को उसी समय घर भेज देते हैं कि जाइए, आपकी बेटी जो होती है आरजू जल्द से जल्द आपके घर आ जाएगी। अब वहाँ से जो होते हैं तुरंत ही संजीव चौहान और कविता घर चले आते हैं। लेकिन पुलिस जो होती है इस केस को काफ़ी संज्ञान से लेती है क्योंकि यह जो केस होता है अपने पास के रहने वाले कॉलेज की लड़की का होता है, क्योंकि लड़की का मामला पुलिस के लिए काफ़ी गंभीर मुद्दा भी बन जाता है। इसलिए पुलिस जो होती है तुरंत ही एक्शन में आ जाती है। एक्शन में आने के बाद पुलिस जाती है, सबसे पहले आरजू के ही जो पिता होते हैं उनके घर जाती है। उनके घर जाने के बाद तुरंत जो था संजीव से पूछताछ शुरू कर देती है कि आखिर आपकी बेटी जो होती है कहाँ जा सकती है, क्या आपकी बेटी का कोई जो होता है करीबी आशिक या करीबी दोस्त हो सकता है। उसी समय जैसे संजीव सुनते हैं काफ़ी भरना आ जाते हैं, कहने लग जाते हैं साहब हमारी बेटी जो थी इस मिजाज की कतई नहीं है, किसी से मतलब नहीं रखती है, सिर्फ सीधी सादी है, अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस देती है। थाना प्रभारी जैसे संजीव की बात सुनते हैं तो उनको तो विश्वास जो होता है उसी समय संजीव की बात पर हो जाता है कि उनकी बेटी जो होती है हो सकता है कहीं ना कहीं किसी के साथ ज़रूर रंजिश तो होगी, क्योंकि इसका ना कोई प्रेमी है ना कोई अपना कोई दोस्त है। पुलिस वहाँ से जो होती नहीं खाली हाथ लौट आती है। लौट आने के बाद पुलिस जो होती है इस केस की छानबीन करने के लिए टीम लगाती है। लेकिन टीम लगते हैं लेकिन पुलिस के हाथ जो होता है कुछ भी नहीं लगता। ना लगने की वजह से लगभग 4 दिन का वक्त बीत जाता है। तभी 6 फरवरी का दिन होता है। उसी दिन जो होते हैं संजीव को जब विश्वास हो जाता है कि हमारी बेटी के बारे में पुलिस कोई खोजबीन नहीं कर रही है, तुरंत ही पुलिस के सामने जो होता है उसी समय एक गंभीर अवस्था में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते हैं तो वहाँ थाना प्रभारी के सामने तुरंत अपनी बेटी के बारे में दोबारा वही बात कहने लग जाते हैं। थाना प्रभारी कहते हैं आपकी बेटी की तलाशी की जा रही है, आपकी बेटी जल्द से जल्द आपके सामने आ जाएगी। लेकिन वहाँ पर संजीव जो इतने गुस्से हो जाते हैं कि पुलिस जो होती है उनकी बात को गौर से सुनती है और गौर से इनकार भी कर लेती है। इनकार करने के बाद तुरंत पुलिस जो होती है अब उनके बातों को लेकर उसी समय एक्शन में आ जाती है। एक्शन में आने के बाद पुलिस की टीम जो होती है उसी समय एक टीम गठित करती है और वह टीम जो होती है तुरंत ही अब उसी समय आरजू के जो होता है कॉलेज जाती है। और जब कॉलेज जाती है तो वहीं पर मौके पर मौजूद होते हैं आरजू के 2 अपनी खास सहेली होती हैं। पुलिस उनसे पूछने लग जाती है कि उसी में से एक सहेली जो होती है थाना प्रभारी को कहने लग जाती है कि साहब सुबह का लगभग वही 9:30 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो आरजू तो कॉलेज आए थे लेकिन 9:30 बजे जो होता है आरजू अब किसी से फ़ोन पे बात करके बाहर निकल गई थी, लेकिन दोबारा लौट के नहीं आई। पुलिस को बस जितना इतना क्रू मिलता है ना, इसी क्रू पर पुलिस अब काम करना शुरू कर देती है। उसी कॉलेज के बाहर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर एक CCTV कैमरा लगा हुआ है। उस CCTV कैमरा का जो होता है फुटेज पुलिस अपने कब्जे में लेते हैं। लेने के बाद उसी फुटेज में यह दिखाई पड़ जाता है कि बाहर एक जो होता है सफ़ेद रंग की कार खड़ी है और उसी कार में एक व्यक्ति जो हाथ निकाले जो होता है उस समय इशारा कर रहा था। लेकिन कुछ मिनटों के अंदर जो होता है आरजू उस कार के पास पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद आरजू जाकर जो होता है दरवाज़ा खोल के उस कार के अंदर दाखिल हो जाती है और वह व्यक्ति जो होता है कुछ मिनट बाद गाड़ी लेकर चला जाता है। लेकिन यह साफ नहीं दिखा देता कि उस कार में बैठा हुआ व्यक्ति आखिर में था कौन। पुलिस जो थी अब इस केस को और संज्ञान से लेती है क्योंकि पुलिस के पास एक फ़ोटोज़ मिल चुका था। इसी फुटेज के आधार पर पुलिस जो थी सबसे पहले उस गाड़ी के मालिक के बारे में पता करना चाहती है और पता करने लगते हैं तो पुलिस जो है सबसे पहले उस गाड़ी के इंक्वायरी के लिए अपने नज़दीकी पुलिस थाने जो होता है जितने भी टीम होते हैं सभी के मोबाइल नंबर पर इस फ़ोटो को सर्कुलेट करा देती है ताकि जल्द से जल्द इस गाड़ी के बारे में पुलिस को पता चल सके। और पुलिस इसी फिराक में लगी रहती है। तभी पुलिस की टीम को जो होता है एक खबर आता है, क्योंकि वह खबर ही होता है, खबर देने वाले होते हैं, वही बता देते हैं कि साहब असल में यह गाड़ी जो होता है राजकुमार का है, जो इस गाड़ी का मेन मालिक है, जिसकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास है। और जैसे पुलिस को पता चलता है यह गाड़ी राजकुमार का है तो पुलिस उसी समय जो होता है तुरंत ही संजीव चौहान के पास जाती है। संजीव चौहान के पास जाने के बाद संजीव चौहान से इतना पूछ बैठती है कि आखिर में यह राजकुमार है कौन। संजीव चौहान जैसे ही राजकुमार के नाम की बात सुनते हैं तो उस समय चौक से जाते हैं। वह कहने लग जाते हैं कि साहब असल में राजकुमार जो होते हैं वह हमारे पड़ोस के रहने वाले हैं। उनकी उम्र भी वही 60 साल के आसपास है। उनके टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, जिसमें सबसे बड़ा जो बेटा होता है वह होता है संदीप और एक छोटी बेटी होती है नीलका। संदीप जो होता है मौके पर ऑलरेडी शादी हो चुकी होती है, लेकिन उनका भी शादी हो चुकी होती है, अपने जाके ससुराल भी रख दिए। लेकिन उनका जो सबसे छोटा बेटा होता है वह होता है नवीन को जो शादी अभी कल यानी कि 5 फरवरी 2016 को ही हो गया है।
या जैसे पुलिस इस बात को सुनती है तुरंत उसी समय जो होती है एक टीम जाती है राजकुमार के घर जाती है। राजकुमार के घर जाने के बाद पुलिस टीम जो होती है उसी समय जो होता है पुलिस जो होती है फुटेज वह गाड़ी वाला राजकुमार को दिखाती है। उनसे कहने लग जाती है कि यह गाड़ी आपका है। तो राजकुमार तुरंत ही कह देते हैं कि साहब यह तो गाड़ी हमारी है, यह हमारा ही बेटा जो होता है। ज़्यादातर नवीन इस गाड़ी को यूज करता है क्योंकि असल में जो बड़ा बेटा संदीप वह तो सिर्फ अपना परिवार लेकर अलग रह रहा था, वह उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, हमसे जो मतलब है सिर्फ नवीन से है। पुलिस जैसी यह बात सुनती है उसी समय कहने लग जाती है कि एक बात बताइए कि 2 फरवरी का जो होता है यह आकार आपने किसी को दे रखा था। राजकुमार जैसी आप बात सुनते हैं उसी समय कहने लग जाते हैं कि साहब हमने यह कार जो होता है किसी को नहीं दे रखा था, हमारा यह कार कोई नहीं यूज करता, सिर्फ हमारा बेटा ही यूज करता है। पुलिस को बस इतना जैसे क्रू मिलता है पुलिस को शंका हो जाता है कि हो ना हो इसमें नवीन का कुछ ना कुछ ज़रूर हाथ है। पुलिस जो होती है राजकुमार से जब बात करती है तो पुलिस करने के दौरान जो होता है पुलिस उस समय राजकुमार के ऊपर कुछ शंका करती है। उनके जो चेहरे के जो रंग होते हैं कुछ और बयां कर रहे होते हैं क्योंकि उनके बेटे जो होता है नवीन के अंदर कुछ ना कुछ राज छुपा होता है। पुलिस उसी समय दोबारा जो होता है राजकुमार से पूछ बैठती कि आखिर आपका बेटा जो होता है नवीन इस समय है कहाँ। तो उसी समय राजकुमार कहने लग जाते कि साहब हमारे बेटे का जो आज रात है सुहाग रात हुआ था, लेकिन सुबह जो था अपनी पत्नी को लेकर गोवा जो होता है हनीमून के लिए निकल गया है और गोवा चला गया है। थाना प्रभारी जैसे आप बात राजकुमार के मुंह से सुनते हैं तो उनको बड़ा चंभा लगता है। लगने के बाद तुरंत ही राजकुमार से जो होता है नवीन का मोबाइल नंबर लेते हैं। लेने के बाद अपने थाने लौट आते हैं। अब आने के बाद जो होता है उसी समय नवीन का मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल और साथ में लाल लोकेशन जो होता है 2 फरवरी का निकाल के देखते हैं। और जब देखते हैं तो नंबर जो होता है पुलिस के सामने काफ़ी चौंका से जाता है क्योंकि उसी नंबर में जो होता है मौके पर वह जो होता है आरजू का नंबर उसी में यूज हुआ होता है, जो कि 2 फरवरी का दिन लगभग 9:30 बजे के आसपास आरजू के नंबर पर जो होता है नवीन के मोबाइल नंबर से कॉल किया गया था। कुछ मिनट किए गए थे, फिर जो था 1 घंटे बाद फिर कॉल किए गए थे। लेकिन जब पुलिस नवीन का लोकेशन देखती है तो उसी लोकेशन के तहत जो होता है आरजू का लोकेशन भी दोनों का एक साथ ट्रेवल कर रहा होता है और कुछ दूरी पर जो होता है आरजू का मोबाइल नंबर जो होता है स्विच ऑफ हो जाता है। पुलिस को पूरा विश्वास हो जाता कि हो ना हो नवीन का इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर हाथ है। इसीलिए पुलिस जो होती है अब आरजू की तलाशी करने के लिए जो होता खबरी बिछा देती है ताकि आरजू जैसे ही घर लौटे तो पुलिस उसको हथकंडे में ले सके और इसी फिराक में लगी रहती है। तभी खबरी जो होते हैं उसी समय नवीन की तलाशी करने के लिए लग जाते हैं और खबरी जो होते हैं पता पात 6 फरवरी का दिन होता है तो वही लगभग रात के 10:30 बजे के आसपास टाइम होता है। खबरी पता पाते हैं कि इस समय नवीन जो होता है सजादापुर के ही मालदा टाउन के पास गल्ला मंडी के पास खड़ा हुआ है और वह भागने के फिराक में है। जैसे मालदा टाउन के थाना प्रभारी खबर पाते हैं तुरंत एक टीम भेजते हैं। भेजने के बाद नवीन को ही जाकर उसी समय उसके ही इलाके से देख पुलिस उसको कब्जे में लेती है और अपने थाने जो होता है मालदा टाउन ले आती है। ले आने के बाद पुलिस जो होती है उसको वहीं कुर्सी पर बैठाती है। बैठाने के बाद उससे तुरंत ही पूछताछ शुरू कर देती है। पहले जो था नवीन पुलिस के सामने जो था कहने लग जाता कि साहब असल में हमारा जो था आरजू से कोई रिश्ता नहीं, हम आरजू को जानते नहीं कि आरजू जो होता है हमारी है कौन। लेकिन पुलिस जैसी आप बात सुनती है तो चौंक से जाती कि आखिर पड़ोसी के बारे में पड़ोसी नहीं जानेगा तो आखिर में कौन जानेगा। पुलिस बस जैसे इतना क्रू पाती है इसी क्रू पे जो होता है पुलिस अब अपना उसी समय जो होता है पुलिसिया अंदाज जो होता है दिखाना शुरू कर देती है। उसी के सामने जो था आरजू का और साथ में नवीन का दोनों का मोबाइल नंबर CDR डिटेल निकालती है और साथ में लोकेशन निकाल के जब दिखाती है तो उसी समय जो होता है नवीन का जो चेहरे का जो रंग होता है पूरी तरह से उजड़ जाता है। और उजड़ने के बाद जो होता पुलिस के सामने जो होता उसी समय आरजू का 2 फरवरी के दिन ही जो हत्या करने का जो होता पूरा जुल्म कबूल कर लेता है। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई निकाल के आता है इससे सुनने के बाद पुलिस को तो अपने कानों पर कतई विश्वास भी नहीं होता है। असल में आज होती है आरजू और साथ में नवीन दोनों एक ही इलाके के रहने वाले होते हैं, दोनों एक ही पड़ोसी होते हैं, दोनों का जो जीवन होता है एक ही परिवार से जुड़ा होता है। लेकिन आरजू जो होती है नवीन को काफ़ी दिनों तक नहीं जानती क्योंकि आरजू जो होती है नवीन से काफ़ी दूर रहती है। वह सिर्फ आरजू जो होती है अपनी पढ़ाई से मतलब रखती थी, इसी वजह से नवीन जो होता है ना जान पाता है। लेकिन घटना से मात्र 2 साल पहले जो होता है उस समय नवीन अपने ही पास गल्ला मार्केट में गया हुआ था। तो उसी समय जो होती है आरजू भी वहाँ पहुँच जाती है, कुछ ख़रीदारी कर रही होती है और जैसे ही नवीन आरजू को देखता है देखने के बाद तुरंत ही उसकी पहचान कर लेता है कि यह हमारी पड़ोसी है। लेकिन वहीं पर उससे दोस्ती बनाता है। बनाने के बाद उसकी खूबसूरती देखकर जो होता है नवीन आरजू की खूबसूरती देखकर वहीं दीवाना हो पड़ता है। इतनी खूबसूरत होती है कि अगर उसकी तरफ कोई एक बार देखे तो वह दीवाना हो ही पड़ता है। ठीक नवीन उससे जैसे हाथ दोस्ती का बढ़ाता है तो आरजू जैसे स्वीकार कर लेती। करने के बाद वहीं मंडी में जाते हैं, एक रेस्टोरेंट में बैठ कर कुछ देर कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी पीने के बाद दोनों बातें जो होते हैं आपस में करना शुरू कर देते हैं। दोनों का लफ्ज़ जो होते हैं आपस में टकराना शुरू हो जाते हैं और उसी दिन से दोनों जो होते हैं हल्का हल्का मिलना शुरू कर देते हैं। मिलते मिलते जो होता है जब इनका मूड होता है तो कभी रेस्टोरेंट में जाते, कभी कहीं बाहर चले जाते हैं। लेकिन उस समय जो होती है
अब मौके पर आरजू जो होती है अपने कॉलेज में जाकर बीए सेकंड ईयर की पढ़ाई भी कर रही होती है। पढ़ाई करने के बाद जब मौका मिलता तो घर आती, कभी कभी जो होता है नवीन के घर भी चली जाती है और जाकर उससे जो होता है कुछ पढ़ाई के लिए मशवरा भी लेती है। लेकिन यह मशवरा जो होता है आरजू के लिए भारी भी पड़ जाता है। इसी बीच दोनों के बीच इतनी जो होती है करीबी बन जाती है कि दोनों के बीच जो होता है मीठी मीठी बातें होना शुरू हो जाती है। और नवीन जो होता है आरजू से कहकर बहला फुसलाकर उसका मोबाइल नंबर उससे ले लेता है। और जब ले लेता है, जब रात का टाइम होता है तो रात के टाइम में जो होता है नवीन मौका निकालकर आरजू के मोबाइल पर कॉल करके उससे मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे बातें जो होता है दिन होने लगता है। उसी बातों में जो होता है आरजू को नवीन जो होता है पूरी तरह से उलझा लेता है। उलझाने के बाद दोनों के बीच प्रेम प्रसंग भी चालू हो जाता है। और प्रेम का जो सिलसिला होता है इसी बीच ये दोनों जो होते हैं स्पर्ण भी करना शुरू कर देते हैं। जब मौका मिलता है नवीन जो होता है आरजू को लेकर कहीं रेस्टोरेंट में, कहीं पार्क में घूमने के लिए चला जाता है। यह सिलसिला भी चलने लगता है। तभी जो होता है इसी सिलसिले की जानकारी जो होता है अब आरजू के जितने भी कॉलेज के लगभग उसके दोस्त होते हैं सभी को पता भी चल जाता है कि आरजू का जो होता है नवीन के साथ अफेयर चल रहा है। धीरे धीरे अफेयर के जो चर्चे होते हैं यह आकर आरजू के गांव में गूंजना शुरू हो जाते हैं। लेकिन गांव के द्वारा इसकी खबर जो होता है आकर आरजू के माता पिता के कानों में पहुंचता है। और जैसे खबर सुनते हैं तो उसी समय काफ़ी भन्ना जाते हैं। भन्नाने के बाद तुरंत जो होता है आरजू के पिता जो होते हैं संजीव चौहान जाते हैं, अपने कुछ करीबी होते हैं और साथ में वहाँ के जो होते हैं मुखिया होते हैं उनको इस चीज़ की सूचना देते हैं। देने के बाद वहाँ पर एक बड़ी सी पंचायत बुलाई जाती है। उसी पंचायत में जो होता है नवीन के माता पिता भी होते हैं और यहाँ आरजू के माता पिता भी होते हैं। दोनों परिवार के सदस्य खड़े होते हैं। पंचायत जो होता है उसी समय इस घटना के बारे में जानकारी लेते हैं। और जब लेते हैं तो पता पाते या तो जो होता है नवीन और साथ में आरजू दोनों रिश्ते में भाई बहन हैं। और जैसी पंचायत यह बात सुनती है, सुनने के बाद काफ़ी हैरान हो जाती है। उसी समय फैसला सुना देती है कि तुम दोनों तो रिश्ते में भाई बहन हो, अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो आज की दुनिया में रिश्ता तो पूरी तरह से शर्मसार हो जाएगा। आज के बाद अगर इस बात को हमारे कानों में दोबारा खबर पहुंचती है तो तुम्हारे दोनों के लिए तो अच्छा नहीं होगा। अगर हाँ दोनों परिवार वाले सहमति लेते हो तो आज के बाद तुम दोनों रजामंदी से अपने अपने घर रहो। इसमें कोई किसी के बारे में दखल अंजानी करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही आरजू के परिवार वाले बात सुनते हैं तुरंत ही नवीन के परिवार वालों से समझौता कर लेते हैं। कहते हैं कि आज के बाद ना हमारी बेटी आपके घर जाएगी ना हमारा बेटा आपके घर जाएगा। यह बात दोनों रजामंदी होता है। रजामंदी होने के बाद जो होता है आरजू के घर परिवार वाले अपने घर चले आते हैं और नवीन के घर परिवार वाले अपने घर चले आते हैं। दोनों में जो होता है कुछ दिन आरजू नवीन के बीच दूरियां बन जाती है। दोनों जो होता है एक दूसरे के बिना जो होता है उनकी ज़िंदगी रहना काफ़ी दुश्वार सा होने लगता है। इसीलिए कैसे ना तैसा मौका निकाल कर जो होता है दोनों चोरी छुपे मिलना शुरू कर देते हैं। और जब मिलने लगते हैं तो कहीं जाकर होटल में मिलते हैं, कहीं जाकर पार्क में मिलते हैं। अब यह सिलसिला जो होता है धीरे धीरे चलना शुरू हो जाता है और चलने भी लग जाता है। ऐसे चलते चलते लगभग 1.5 साल का वक्त बीत जाता है। इसी बीच जो होता है दोबारा इसी की खबर जो होता है नवीन के जो पिता होते हैं राजकुमार को लग जाता है। और जब राजकुमार को लगता है उनको लगने लगता है अगर इस मामले की खबर जो होता है कहीं जाकर संजीव चौहान को लग गई तो हमारे लिए परिवार के लिए मुसीबत तो खड़ा हो जाएगा। और इसीलिए तुरंत जो होता है राजकुमार अपने बेटे जो होता है नवीन के लिए रिश्ते की उसी समय खोजबीन करना शुरू कर देते हैं। तब उनको पता चलता है कि इसी द्वारका सेक्टर 5 की रहने वाली एक लड़की है जो काफ़ी चंचल है। और जैसे पता चलता है इस रिश्ते के बारे में तो राजकुमार जो होते हैं अपने बेटे नवीन की शादी जो होता है उसी लड़की से तय करवा देते हैं। और उसकी शादी के लिए जो होता है 5 फरवरी 2016 का दिन तय कर लेते हैं। और यह तय दिन होने के बाद जो होता है तुरंत ही नवीन जो होता है उस समय अपने पिता से बात करता है। लेकिन उसके पिता जो होते हैं इस तरह रौब दिखाते हैं कि नवीन जो होता है अपने पिता के सामने डर से जाता है। कुछ दिन वक्त बीतता है। जैसे कि शादी का दिन करीब आने लगता है तो उसी बीच जो होता है जब भी आरजू जो होता है नवीन से मिलने के लिए कोशिश करती तो आरजू की कोशिश को देख कर जो होता है नवीन उस समय दरकिरार करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे जो होता है जब भी मोबाइल पर आरजू नवीन के कॉल करती तो कॉल को जो होता है थोड़ी देर बात करके काट भी देता है। आरजू को लगने लगता कि हो सकता है नवीन कहीं और बह गया है। और इसी बात को पता लगाने के लिए जो होता है आरजू अपनी सहेली से बात करती तभी पता चलता है नवीन का जो होता है शादी तय हो गया है। और यह बात जैसे ही आरजू सुनती थी उस समय काफ़ी भन्ना जाती है। भन्नाने के बाद मौका निकाल कर जाकर नवीन से मिलती है। उससे कहने लग जाते कि हमने जो बात सुनी है ना तुम्हारी शादी के बारे में क्या यह सच है। नवीन जैसे यह बात सुनता तो वह कहने लगता हाँ यह पूरी तरह से सच है। हम अपने पिता के खिलाफ नहीं जा सकते। तुम्हारी शादी जहाँ हो रही है तुम भी कर लो, हमारी शादी जहाँ हो रही है हमारी होने दो, क्योंकि हमारी शादी होता है 5 फरवरी 2016 को तय हो गया है। ठीक जो होता है 20 दिन बाद है। और जैसे यह बात आरजू सुनती उस समय कहने लग जाती कि तुम्हारे रहते हुए अपनी शादी कैसे कर सकते हो, क्योंकि हमने तुम्हारे लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लेकिन नवीन जैसे आप बात सुनता हुआ कहने लग जाता कि जो हो गया बहुत बड़ी गलती से हो गया, लेकिन हम अपने रिश्ते को बदनाम करना नहीं चाहते। और उस समय जो होती है आरजू कह देती है पहले यह बात तुमने अपने मन में क्यों नहीं रखी कि रिश्ता जो होता है भाई बहन का होता है, इसे बदनाम नहीं करना चाहिए। लेकिन नवीन जो होता है उसी बात पे अड़ जाता हुआ कहने लग जाता है कि हम तुम्हारे साथ जो होता है शादी नहीं कर सकते। और वही जो होती है आरजू गुस्सा होकर उसी समय झगड़े तकरार कर बैठ। झगड़े तकरार करने के बाद अब जो होता है
उसी दिन आरजू अपने घर चली आती है। लेकिन उसके मन में तसल्ली नहीं होती है कि जिसके लिए हमने सारा शरीर जो होता है कुर्बान कर दिया, आखिर वो हमारे सामने कैसा कदम उठा सकता है। उसी दिन जो होता है फिर कोशिश करती है कि जाएंगे, उससे बात करेंगे, मनाएंगे, कैसे ना कैसे मानेगा। उसी फिराक में जो होती है आरजू लगी रहती है। जब मौका मिलता तो नबीन के पास पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद जो होता है नबीन के ऊपर जो होता है अपनी शादी के लिए दबाव मारना शुरू कर देती है। बार बार जाती दबाव मारती है, जिस वजह से नबीन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वह सोचने लग जाता है कहीं अगर किसी दिन इसके बारे में इसके पिता को पता चल गया, किसी को पता चल गया तो हमारे लिए परिवार भरी मुसीबत तो खड़ा हो जाएगा। और इसीलिए नबीन जो होता है उसी दिन जो होता है एक रहस्यमय तरीके से जो होता है एक प्लान बनाता है। उसी प्लान के तहत जो होता है काम करने की कोशिश भी करता है। तभी घटना से मात्र 3 दिन पहले की बात होता है। आरजू जाती नबीन के पास एक मोहल्ले में मिलने के लिए। वही नबीन से मिलती है, उससे बातों में कहने लग जाती है कि अगर तुम हमसे शादी नहीं करोगे ना तो तुम्हारे लिए तो मुसीबत तो हम खड़ा कर देंगे, और साथ में थाने में जाकर तुम्हारे खिलाफ जो होता है दुष्कर्म का आरोप लगाकर तुमको हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डलवा देंगे। और जैसे नबीन इस बात को सुनता उसके पैरों नीचे से ना उसी समय ज़मीन खिसक जाती है। वो भन्ना आ जाता है। वह सोचने लग जाता है इसका उपाय हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो शादी है ठीक आज से जो होता है 6 दिन बाद ही 5 फरवरी का है। वह सोचने लग जाता है कि हमारी शादी होती काफ़ी खूबसूरत लड़की से होने वाली है, इसीलिए अपनी जो होती सुहाग रात की तैयारी उसी लड़की के साथ हम करेंगे। और उसी दिन से होता है उसी समय से वह फैसला ले लेता है कैसे ना तैसे कर जो होता है जो को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। और इसीलिए वह प्लान बनाता है। और उसी प्लान के तहत जो होता है 2 फरवरी 2016 का दिन होता है। वही सुबह सुबह का टाइम होता था। आरजू जो अपनी माँ से बोलकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। लेकिन मेन कारण यह होता है कॉलेज उस दिन बंद होता है। लेकिन कुछ पढ़ाई के कारण के जो होता है अर्जेंट काम के लिए आरजू जो होती है स्कूल में जाती है। और जैसे पढ़ाई करने लगती है तो उसी बीच जब फर्स्ट क्लास जैसे ख़त्म होता था उसी बीच आरजू का मोबाइल जो होता है उस समय बजना शुरू हो जाता है। और जब बजता है तो आरजू उस फ़ोन को रिसीव करके पता चला फ़ोन करने वाला कोई और नहीं होता है, वह फ़ोन करने वाला होता है नबीन। वह बात करते लगता कहने लगता कि हम तुम्हारे गेट के बाहर खड़े हुए हैं, तुम इसी वक्त आ जाओ, हम तुम्हें शादी के बारे में कुछ चर्चा करना चाहते हैं। और जैसे ही आरजू इस बात को सुनती है तो उस समय सोचने लग जाती कि हो सकता है नबीन के मन में कुछ और हो, वह पूरी तरह से शादी के लिए तैयार हो जाए। अब कुछ वक्त बीतते हैं, जैसे पढ़ाई का पार्ट 1 ख़त्म होता है तो उसे आरजू जो होती है अपने कॉलेज से बाहर निकल जाती। निकलने के बाद मेन गेट पे देखती वहाँ एक सफ़ेद कार खड़ा हुआ है। उसी कार में जो होता है नबीन बैठा है। वह कार जो होता है खुद का नबीन का ही होता है। उसी कार में जाकर कुछ मिनट बात करके आरजू वहीं पर बैठ जाती है। बैठने के बाद वहाँ बात करना शुरू कर देती है। लेकिन इसी बातों में देखती है आरजू कि वहाँ पर एक कार्ड रखा जो शादी का कार्ड है। उसी कार्ड के बारे में जो होता है आरजू उठाती है और चर्चा करना शुरू कर देती है। नबीन कहने लग जाता है कार्ड जो होता है हम अपनी बहन के यहाँ देने के लिए जा रहे हैं और यहाँ देकर लौट आएंगे, हमें तुमसे जो होता कुछ रंजट बात करनी है। रास्ते में बात करते करते जो होता कुछ वक्त तो पार हो जाता है। लेकिन जैसे शाम का टाइम हो जाता है उसी बीच जो होता है नबीन आरजू से कहने लग जाता कि तू हमारा जो होता है रास्ता छोड़ दो, हमें शादी करने दो, क्योंकि हमारी शादी जहाँ हो रही है काफ़ी अच्छी घरानी हो रही है। और जैसे यह बात आरजू सुनती है उसी समय काफ़ी भन्ना आ जाती है। भन्नाने के बाद जो होता है उसी कार में दोनों के बीच झगड़े तकरार होते हैं। लेकिन जैसे ही रास्ते में चलते चलते सुनसान जगह जो होता है नबीन देखता है तो वहीं गाड़ी रोक देता है। रोकने के बाद जो होता है गुस्से में अपने दोनों हाथ उठाता है। उठाने के बाद जो होता है आरजू के गले से दुपट्टा निकाल कर उसके गले में लगाकर ज़ोर से खींच लेता है। खींचने के बाद समझ जाता है कि आरजू इस दुनिया को छोड़ के चली गई है। तो काफ़ी जो होता है नबीन उसी समय हड़बड़ाकर रह जाता है। गाड़ी रोक के वहीं पर पीछे वाले डिग्गी में जो होता है आरजू के बॉडी को ले जाकर डंप कर देता है। डंप करने के बाद अपनी गाड़ी जो होता है कुछ देर दौड़ाने के बाद अपने घर लेकर चला आता है। लेकिन जैसे ही 2 फरवरी का शाम का टाइम होता है तो उसी बीच उसी मोहल्ले में जो होता है संजीव चौहान अपनी बेटी की तलाशी करते करते काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं। और उसी समय जो होता है राजकुमार के घर भी आते हैं। लेकिन राजकुमार के घर वाले जो होते हैं उस समय इस घटना के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होता। ना जानकारी होने की वजह से मना कर जाते कि तुम्हारी बेटी हमारे घर नहीं आई। और राजकुमार उसी जगह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इधर जो होता है नबीन अपने घर आता है तो आराम से जैसे ही अपने घर में घुसता है कुछ देर वक्त बैठता है तो सोचने लग जाता है कि आखिर जो होता है हमारी शादी ठीक आज 3 दिन बाद 5 फरवरी को है। अगर किसी वजह से इस बॉडी की वजह से झंझट या लफड़े खड़े हो गए तो हमारी ज़िंदगी तो उसी समय बर्बाद हो जाएगी। वह सोचने लग जाता है कि आखिर हम आरजू की बॉडी को ठिकाने कैसे लगाए। और इसी प्लान के तहत जो होता है अपने अंदर हिम्मत जुटाता है। हिम्मत जुटाने के बाद जाकर शाम के टाइम में ही अपने पिता को यह सारी बात बताया। उसके पिता राजकुमार जैसे यह बात सुनते उस समय भन्ना जाता कहने लग जाते तुमने यह कदम क्यों उठाया, तुम्हारे पास तो और रास्ता था। लेकिन अपने बेटे की बात होता है राजकुमार मान लेते हैं। राजकुमार इसकी सूचना अपनी पत्नी को देते हैं। देने के बाद जो होता है दोनों मिलकर अपने बेटे को उसी समय हिदायत देते हैं क्यों ना तुम बॉडी को ज़रा ठिकाने लगाने के लिए कुछ समय का इंतज़ार करो। राजकुमार जो होता है उस समय हिम्मत रखता है। लेकिन जब दूसरे दिन का टाइम होता है राजकुमार सोचने भी लग जाते हैं कि आखिर अगर बॉडी जो होता है घर में रहेगा तो ज़रूर गंद मारेगा। इसलिए राजकुमार जो होते हैं अपने बेटे को आकर कहने लग जाते हैं नबीन जाकर एक बार मार्केट में कुछ स्प्रे ले आओ। नबीन जाता है मार्केट में काफ़ी ढेर सारे दर्जनों स्प्रे ले आता है। ले आने के बाद जो था उसी बॉडी पर
आरजू की बॉडी पर कई बार स्प्रे मारता है। मारते मारते लगभग 2 दिन का वक्त बीत जाता है। जब 2 दिन का वक्त बीत जाता है तो राजकुमार को भी लगने लगता है कि इस बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए हमें जल्द से जल्द कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर में जो होता है ठीक कल यानी कि 5 फरवरी को शादी है। इसीलिए शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम में जो होता है नवीन के अपने मामा होते हैं, वह मामा होते हैं किसना, उनसे जाकर सारी बात बताया। किसना जो होते हैं उसी समय अपनी भांजे की बात मान लेते हैं। कहने लगते हैं ठीक है, इस लड़की की बॉडी को हम अच्छी तरह से ठिकाने लगाते हैं, प्लान भी निकालते हैं। और जब जो होता है साथ में नवीन और राजकुमार और किसना साथ में किसना की जो अपनी बहन होती है, चारों मिलकर इस बॉडी ठिकाने लगाने के लिए जो होते हैं उसी समय जाते हैं, सफ़ेद गाड़ी के पास पहुँचते हैं और डिग्गी में से बॉडी निकालते हैं। ले जाकर अपने घर में जो होता है राजकुमार एक ले जाकर साइड में वहाँ छुपा देता है और गड्ढे में डम कर देता है। डम करने के बाद सोचता है यार सारा काम रखा दफा हो गया। लेकिन 5 फरवरी 2016 का जो होता है नवीन के शादी काफ़ी ढंग तरीके से भी कर देते हैं। रात का टाइम गुजर जाता है। नवीन जो होता है अपनी पत्नी के साथ उस समय पूरी ज़िंदगी के लिए पहली बार सुहाग रात अच्छे तरीके से भी मना लेता है। सुबह का टाइम होता है, लेकिन उस समय सोचने लग जाता है कि अगर इस केस के बारे में किसी को पता चल गया तो हमारी जो होता है ज़िंदगी तभी तो बर्बाद हो जाएगी। लेकिन तभी 6 फरवरी का दिन भी होता है। उसी दिन पुलिस जो होती है मौके पर राजकुमार के घर संदेश जताकर धावा बोल देती है। जब धावा बोलती है तो उसी समय राजकुमार जो होते हैं पुलिस के सामने कुछ बात करने लग जाती है। लेकिन इसी बातों में जो होता है पुलिस को राजकुमार की बातों में कुछ दिख जाता है, जिस वजह संदेश होता है उस संदेश की वजह से पुलिस जो होती है राजकुमार के परिवार वालों पर दबाव मारना शुरू कर देती है। राजकुमार जो होती है इसी दबाव की वजह से कहने लग जाते कि हमारा बेटा जो अपनी पत्नी को लेकर गोवा हनीमून के लिए निकल गया है। लेकिन पुलिस को सब संदेह होता है और संदेह की वजह से जो होता है पता चलता है राजकुमार के घर में जो होता है उनका नवीन जो बेटा होता है अपने घर में मौके पर छुपा हुआ होता है, साथ में पत्नी भी उसके घर में छुपी होती है। अब पुलिस जो होती है वहाँ से तो चली जाती है, लेकिन खबरी लगा देती है कि नवीन को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और नवीन को पकड़ने के लिए खबरी भी लग जाती है। तभी पता चलता है कि नवीन जो होता है उसी पास के इलाके में जाकर मौके पर भागने के फिराक में लगा रहता है। पुलिस जाती है, नवीन को जो होता है उसी भागने के फिराक जगह पर उसको कटरे में लेती है और जब पकड़ती है तो थाने लाती है और पुलिस के सामने दर्द बयां करते हैं। उसे सुनने के बाद पुलिस के तो पैरों नीचे से वहाँ ज़मीन से खिसक जाते हैं। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है दूसरी टीम वह उस समय जाती है। राजकुमार और साथ में उनकी पत्नी और साथ में उनके नवीन के जो मामा होते हैं किसड़ा को भी पुलिस उसी समय कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद इन चारों को ले जाती है, वहाँ के कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस की टीम जाती है, दोबारा जो होता है नवीन के घर में छापा मारती है। छापा मारने के बाद पुलिस को जो होता है वहीं पर जो होता है आरजू को बॉडी उसके घर में बरामद कर ले जाता है। बरामद करने के बाद पुलिस की टीम दंग से रह जाती है। वह बॉडी जो होता है पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस की टीम जो होता है अब संजीव चौहान को उसी समय सौंप देते। संजीव चौहान ले जाकर अपनी बेटी का सीधा संस्कार करते। इधर पुलिस की जो टीम होती है इन चारों को ले जाकर वहाँ कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन चारों पर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।